तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ जान की बाजी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत और चीन में युद्ध छिड़ा हुआ था। चौकी नंबर 11-2Z की सुरक्षा का भार मेजर संजय पर था। चौकी की सुरक्षा करते हुए कई सैनिक शहीद हो चुके थे और अब इन बचे हुए 4 व्यक्तियों के कंधे पर ही चौकी की रक्षा का भार टिका था। शक्ति उधर की क्या पोजीशन है? दुश्मन रुक रुक कर आक्रमण कर रहा है सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह शीघ्र ही भारी फौज के साथ आक्रमण करेगा। ओह, हमारे पास गोला बारूद का बहुत कम स्टॉक रह गया है। अगर कैप्टन मनोज कुछ ही देर में नया स्टॉक लेकर यहाँ नहीं पहुँचे तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इस समय ये चौकी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है। ईश्वर पर भरोसा रखिए सर, कैप्टन मनोज अवश्य ही समय पर पहुँच जाएंगे। सर, इस बार दुश्मन मेरी गोलियों से अधिक है। ओह लोकेश, तुम शक्ति वाली साइड में पोजीशन लो, मैं तुम्हारी साइड भी संभालता हूँ। क्विक। यस सर। फायर। दुश्मनों की ओर से जवाबी हमला किया गया। शक्ति सिंह और लोकेश अंधाधुंध फायरिंग करते चले गए, लेकिन शीघ्र ही गोलियां खत्म सर, गोलियां खत्म हो चुकी है। दुश्मन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अचानक चौथे सैनिक की राइफल गरज उठी। लगता है दुश्मन चारों ओर से हमें घेरने की चेष्टा कर रहा है। उफ मनोज, तुमने अब बहुत देर कर दी है। यह अंतिम 4 हथगोले हमें वह चौकी को बचा नहीं पाएंगे। मेजर संजय ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनमें से एक हथगोला दुश्मनों पर उछाल दिया और आगे बढ़ते दुश्मनों पर उसका कहर बरस पड़ा। कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित करो लोकेश, हरी अप, उन्हें स्थिति से अवगत कराओ। लोकेश संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करने लगा, लेकिन उप संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है सर। ओह नो, अब एक ही रास्ता है। मैं नीचे जा रहा हूँ, कुछ आगे ही दुश्मनों पर फायर करके उन्हें इस भ्रम में रखना होगा कि चौकी से पहले भी हमारे सैनिक पोजीशन लिए हुए हैं। लेकिन सर, इसमें खतरा है, हमारे पास गोलियाँ नहीं हैं। मेरी गन में अभी कुछ गोलियाँ बाकी है और तुम्हें इन 2 हथगोलों की मदद लेनी होगी। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो मनोज तब तक गोला बारूद की नई खेप लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। मैं जा रहा हूँ, सावधान रहना, ईश्वर आपकी मदद करे। मेजर संजय बेहद सावधानी के साथ नीचे ढलान पर फिसलता चला गया और एक निश्चित जगह तक पहुँचने के पश्चात, यह जगह ठीक रहेगी, हमारी चौकी से काफ़ी पहले है। तभी भारतीय चौकी से एक हथगोला दुश्मन सैनिकों पर फेंका गया। ओह, अब उनके पास केवल एक हथगोला बचा है। यह सोचते ही उनका खून खौल उठा और अचानक ही उस पर न जाने किस दिशा से फायर किया गया। ओह, वह बाल बाल बचा था। उसने तुरंत निकट ही एक चट्टान के पीछे पोजीशन ले ली और हल्का सा सिर उठाकर नीचे देखा। दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है, यही मौका है। उसके बाद मानो वह पागल हो उठा। शीघ्र ही ओह, गोलियां खत्म। चीनी सैनिक टिड्डी दल के समान आगे बढ़ते रहे और शीघ्र ही हैंड्स अप। तुम्हारी वर्दी देखकर ही लगता है कि सेना में तुम किसी बड़े पद पर हो और हमारे भी काफ़ी काम के साबित हो सकते हो। ले चलो इसे चाइना टाउन की चौकी नंबर 6 में। चलो। और ऊपर चौकी नंबर 11-2Z में मेजर साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लोकेश, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें चाह कर भी उन्हें दुश्मनों से मुक्त नहीं करा सकते। और तब जब मेजर संजय को लेकर वह चीनी टुकड़ी गायब हो गई, एकाएक लोकेश चीख पड़ा, कैप्टन मनोज की जीप आ रही है। शक्ति, अब हम इस चौकी को तो कम से कम बचा ही सकेंगे। और कुछ देर के बाद विजय की सूचना स्वयं मनोज ने कंट्रोल रूम को दी। हेलो सर, हमने चौकी नंबर 11-2Z की घेराबंदी को तोड़ दिया है, लेकिन मेजर साहब दुश्मनों की कैद में फंस गए हैं। ओवर। ओह नो, यह तो बहुत बुरा हुआ। हेलो कैप्टन मनोज, तुम शीघ्र ही हेडक्वार्टर पहुंचो। ओवर। ओके सर। फिर जिस जीप पर वह आया था उसी जीप पर उन टेढ़े मेढ़े खतरनाक रास्तों से होता हुआ वह हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। हेडक्वार्टर में कर्नल अरुण के ऑफिस में। आओ मनोज, तुम्हें इसी समय अर्जेंट मिशन पर रवाना होना है, वह भी बिल्कुल अकेले। मैं समझ गया सर। गुड। एक जेट विमान द्वारा तुम्हें चाइना टाउन की चौकी नंबर 6 के निकट उतरना है। चौकी नंबर 11-2Z के सबसे निकट वही चौकी दुश्मनों की है और हमें पूरी उम्मीद है कि मेजर संजय को वहीं ले जाया गया होगा। तुम्हारी ज़रूरत का प्रत्येक सामान तुम्हें विमान के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, आर यू रेडी? यस सर। आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि या तो मेजर साहब को लेकर ही लौटूंगा, वरना गुड लक माय बॉय।
कुछ ही समय बाद जेट विमान ने मनोज के साथ तीव्र गति से उड़ान भरी। मैं तुम्हें चाइना टाउन के इलाके की चौकी नंबर 6 के निकट के जंगल में ले जाऊंगा, जहां पैराशूट की मदद से तुम्हें नीचे उतरना होगा। रात का अंधेरा तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगा। डोंट वरी, मैं अवश्य पहुंचूंगा। पैराशूट और मेरा बाकी सामान शायद इस बैग में है। हम कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे? केवल 5 मिनट, और 5 मिनट बाद। इस समय हम दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तुम तैयार हो ना? हम कुछ ही देर में मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मेरा संकेत मिलते ही कूद पड़ना। यस, रेडी, कूदो, हरी अप। पायलट का संकेत मिलते ही मनोज तुरंत नीचे कूद गया और पायलट विमान को ऊपर उठाता चला गया। लेकिन ठीक उसी पल नीचे के भयानक जंगल से कुछ शोले विमान की तरफ लपके। अगले ही पल वे शोले विमान से आ टकराए और कर्णभेदी धमाकों के साथ फट गए। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन द्वारा फेंके गए गोले थे और जेट विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर नीचे जाने लगा और जमीन से टकराने के बाद पुनः एक कर्णभेदी धमाका हुआ। साथ ही विमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उस भयानक दिल दहला देने वाला दृश्य को जमीन छू चुके मनोज ने भी देख लिया था। ओह माय गॉड, विमान में अब पायलट जीवित नहीं बचा होगा। उफ, अब मुझे भी तुरंत यह जगह छोड़नी होगी, क्योंकि दुश्मन ने शायद मुझे भी पैराशूट द्वारा विमान से कूदते हुए देख लिया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो वे इस स्थान को घेरने की चेष्टा कर रहे होंगे। ओह, लेकिन यह तो अभी मुसीबतों की शुरुआत थी। फिर एक स्थान पर रुककर उसने अपने बैग में से स्टैन गन निकालकर हाथ में ले ली। अब मैं किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शायद खतरा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा हो। कैप्टन मनोज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। वह यहीं कहीं उतरा है मूर्खों। उसे ढूंढो, वरना कमांडर इन चीफ तुम सबको सूली पर चढ़ा देंगे। वह यहीं कहीं छिपा होगा। चप्पा चप्पा छान मारो। यस सर। सर, वह देखिए सर, यह उसी हरामजादे का पैरासूट है। वह यहीं कहीं है। ढूंढो उसे। एक एक झाड़ी रौंद डालो। यस सर। चीनी सिपाही पागल शिकारी कुत्ते के समान मनोज को ढूंढ रहे थे। सर, यह देखिए, शायद उसी के कपड़े का टुकड़ा है। इसका मतलब है कि अब वह दूर नहीं है। सैनिक उत्साह से भरे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक झाड़ियों में से एक हाथ बाहर निकला और अगले ही पल कुकर के ढक्कन की तरह सबसे पीछे रह गए सैनिक के मुंह पर चिपक गया। उस समय मनोज के सिर पर खून सवार था। उसकी तेजी व फुर्ती देखने योग्य थी। मनोज के कराटे के इस वार से चीनी सैनिक की गर्दन की हड्डी टूट गई। आगे जा चुके सैनिकों में से एक पलटा। शायद उसे अपने पीछे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसी क्षण बाज के समान झपट पड़ा मनोज उस पर और उस सैनिक को समाप्त करने के बाद हिरण की तरह कुलाटे भरता हुआ आगे बढ़ा। तुम सबको मरना होगा चीनी कुत्तों। उफ, न जाने कहाँ जा छिपा है। मैं यहाँ हूँ कुत्तों। ओह सर, शूट हिम। मनोज ने हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन निकालकर उसे दुश्मनों के ऊपर उछाल दिया। हथगोला एक भीषण धमाके के साथ फट गया। गोला फेंकने के बाद उसने दुश्मनों को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया और ताबड़तोड़ स्टेन गन से फायर करता चला गया। कुछ देर के लिए वहां मौत की सी चुप्पी छा गई। लगता है सब मारे गए, किंतु मुझे सावधान रहना होगा। हल्की सी आहट सुनने के लिए भी उसके कान बिल्कुल सजग थे। तभी अपने पीछे झाड़ियों में से हल्की सरसराहट का स्वर सुनकर वह बुरी तरह उछला और अगले ही पल उसकी गन पुनः गरज उठी। ओह! फिर जब काफ़ी देर तक उसे कोई आहट न सुनाई दी तो वह आगे बढ़ा। इन सांपों से बढ़कर उन चीनी सांपों का खतरा अधिक है। इसी पल कोई साया उसके ऊपर कूदा। ओह! खतरा सिर पर देखते ही मनोज ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके एक विचित्र प्रकार की खरखराहट मुंह से निकाली और फिर, बता कमीने, हमारे मेजर साहब को कहाँ कैद कर रखा है तुमने? उसके जमीन पर गिरते ही मनोज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर पांव उसकी गर्दन पर रख दिया। साथ ही खूनी भेड़ियों के समान गुर्रा उठा। बता हरामजादे, वरना गला दबाकर कुत्ते की मौत मार दूंगा। बताता हूँ, गर्दन छोड़ो। गर्दन पर से अपना पाँव हटा रहा हूँ, लेकिन याद रहे चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मनोज ने अपना कसाव कुछ ढीला कर दिया। तुम्हारे कैप्टन साहब को चौकी नंबर 6 के निकट बनी हट में रखा गया है। वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ। मौत के भय से मरे जा रहे चीनी सैनिक ने कुछ भी न छिपाया। तमाम जानकारी प्राप्त करने के बाद वह चीनी को जिंदा नहीं
छोड़ना चाहता था, अतः उसके भारी फौजी बूट की एक ज़बरदस्त ठोकर ही उसे मौत के मुंह में सुलाने के लिए काफ़ी थी। उसके बाद अपनी गन उठाकर जंगल का सीना रौंदता हुआ वह आगे बढ़ चला। सैनिकों की ओर से कोई रिपोर्ट न पहुंचने पर मेरी तलाश तेजी के साथ शुरू की जाएगी, जबकि उधर चाइना टाउन नामक चौकी नंबर 6 के निकट बनी हट के भीतर। कहो मेजर, कैसे हो? वहाँ कहाँ उपस्थित दूसरे चीनी सैनिक ने अपनी भाषा में कहा। सर, ऐसा लगता है जैसे इसने न बोलने की कसम खा ली है। हम कोड़े मार मार कर थक गए हैं, लेकिन यह कुछ बताने को तैयार नहीं है। ऐसा इंसान पहले कभी नहीं कभी कभी नहीं देखा है सर। इतनी मार खाकर तो पत्थर भी बोल उठते हैं। यह बोलेगा फुचिंग, इसके फरिश्ते भी बोलेंगे वोंग। यस सर। इसे पहचान लो, देशभक्त कुत्ते। यह वोंग है, जिसका दूसरा नाम दरिंदा है। अगर इसके सामने तुमने जुबान ना खोली तो यह तुम्हारी बोटी बोटी तुम्हारी ही आंखों के सामने नोच डालेगा। कहने के साथ ही वह चीनी अफसर दूसरे सैनिकों को भी साथ लेकर हट से बाहर निकल गया। द्वार पर सांकल चढ़ाने के बाद वोंग मेजर संजय के निकट पहुंचा और दरिंदगी भरी आवाज़ में बोला, मेजर, चौकी नंबर 11 टू जेड, नंबर 67, नंबर XXX और नंबर 25 में तुम्हारे कितने सैनिक और असला है? मेजर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो, वरना बहुत बुरा सलूक करूंगा तुम्हारे साथ। वोंग ने खंजर का नोकीला सिरा मेजर के कंधे पर रखा और उसे धीरे धीरे चीरने लगा। तुम ऐसे नहीं बताओगे। लेकिन मेजर संजय के मुंह से एक सिसकारी तक न निकली। अलबत्ता दर्द की अधिकता के कारण उसके आंसू जरूर निकल आए। उस दरिंदे ने यहीं बस नहीं किया, फिर दूसरा कंधा भी ऐसे ही दरिंदगी के साथ चीर डाला। उफ, बड़ी सख्त जान है। अब भी समय है कुत्ते, बता दे। ओह, पर शायद अब तुम चुप नहीं रहोगे जब यह नमक तुम्हारे घाव पर छिड़का जाएगा। दरिंदे, तू मेरा मुंह फिर भी नहीं खुलवा पाएगा। वोंग ने बड़ी बेदर्दी के साथ मेजर के घावों पर नमक छिड़क दिया। घावों की जलन से कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद चीख पड़ता, किंतु मेजर मानो अपने होंठ सी कर बैठा था। उसी समय बाहर वह हट यही होनी चाहिए, लेकिन अंदर जाने के लिए पहले मुझे इन दोनों सैनिकों को ऊपर भेजना होगा। कमाल है, अंदर से अब भी मेजर की कोई आवाज़ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि वोंग भी उससे कुछ नहीं बुलवा पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इस मेजर की मौत वोंग के हाथों निश्चित है। और एकाएक मनोज काल बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? ओह दुश्मन और हरामजादो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है। दूसरा सैनिक संभलता इससे पहले ही मनोज का पूरा जिस्म हवा में उठ गया और अगले ही पल कमीने कुछ ही देर में दुश्मन सैनिक के प्राण पखेरु उड़ गए। और तब ठक ठक, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने झल्लाकर दोबारा क्रोधित अंदाज में पूछा, कौन है? जवाब क्यों नहीं देता? और क्रोध से कांपते हुए वह आगे बढ़ा। एक झटके के साथ उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही ओफ, वोंग संभल भी नहीं पाया था कि एक सनसनाता हुआ खंजर आकर उसकी छाती में धंस गया। खंजर का वार इतना ज़बरदस्त था कि वोंग गिरने के बाद पुनः उठ नहीं पाया। उसकी लाश के ऊपर से कूदकर जब मनोज मेजर के निकट पहुंचा तो उसे देखकर मेजर की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुम मनोज? यस सर, मैं आपको इन दरिंदों की कैद से आज़ाद कराने आया हूँ। उफ, कमीनों ने इनकी क्या हालत बना दी है। बंदर किसी फुर्ती के साथ उसने मेजर संजय की रस्सियां खोल डाली, फिर उन्हें सहारा देता हुआ बोला, जल्दी जल्दी कीजिए सर, दुश्मन कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। हाँ हाँ चलो। दरवाजे की चौखट तक पहुँचते ही मेजर लड़खड़ा गया। ओह, आप घबराइए नहीं सर, मैं आपको पीठ पर उठा लूँगा। आह, सबसे पहले मुझे नदी किनारे छिपाए गए अपने बैग तक पहुँचना होगा ताकि मेजर साहब को कुछ प्राथमिक चिकित्सा दे सकूं, वरना इनकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। सहसा वह ठिठक कर रुका। क्या हुआ कैप्टन? 1 मिनट सर। उसने एक हथगोला उस हट पर उछाल दिया। अब यहाँ किसी को ऐसी भयानक यातनाएं नहीं दी जा सकेगी। फिर मनोज मेजर संजय के साथ नदी पार करने लगा। घाव में बहुत पीड़ा हो रही होगी ना सर? बस नदी किनारे ही मेरा बैग है, उसमें दवाई व पट्टियाँ है। नहीं मनोज, इन सब फिजूल के कामों में वक्त खराब मत करो, दुश्मन कभी भी आ सकता है। फिर वह झाड़ियों में छिपाए गए अपने बैग तक जा पहुंचा, जहां उसने मेजर संजय के घाव पर दवा लगाकर पट्टी लपेट दी। अब कुछ आराम मिला सर? आखिर तुम माने नहीं, पट्टी करने में जो समय लगा है उस समय में हम यहाँ से काफ़ी दूर जा सकते थे। तभी दुश्मन नदी पार कर इधर ही आ गया होगा सर। यह देखिए, किसी के जूतों के निशान। जीप को नदी के उस तरफ ले चलो।
आखिर वही हुआ जिसका डर था। ढूंढो उन हरामजादों को और देखते ही गोली मार दो। यस सर, किसी तरह इस जीप पर कब्जा करना होगा सर। कैसे करोगे? यह बम कराएगा सर। कुछ ही देर बाद, जल्दी कीजिए सर, ये वर्दी पहन लीजिए। वर्दी पहनने के पश्चात यह गन मेरे काम आएगी। जल्दी जीप में बैठिए, चलो। मेजर संजय की जीप में सवार होते ही मनोज ने जीप को द्रुत गति के साथ जंगल के उबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ा दिया। संभल के मनोज। लगभग आधे घंटे तक जंगली सफ़र तय करने के पश्चात एकाएक मनोज ने जीप रोक दी। जंगल खत्म हो चुका है सर। सामने जो सड़क पर चौकी दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे जो बर्फ का पहाड़ है, उसे पार करके हम भारतीय सीमा में पहुंच जाएंगे। जीप आगे बढ़ाओ। यह दुश्मनों की जीप है और हम दुश्मनों के सैनिक वर्दियों में है। कुछ देर तक हम उन्हें भ्रम में रख सकते हैं। मनोज ने जीप सड़क की ओर बढ़ा दी। जीप रोकते ही अचानक हमला करना होगा हमें, लेकिन जीप रुकते ही आप सड़क के दूसरी ओर कूद जाएंगे, अन्यथा फिर दुश्मन हमें जीप से निकलने का मौका नहीं देंगे। आप बुरी तरह घायल भी हैं। वे हमें रुकने का संकेत कर रहे हैं। आप कूदने के लिए तैयार रहिए सर, मैं जीप रोक रहा हूँ। रेडी। अगले ही पल मनोज की गन गरज उठी। मनोज ने एक हैंड ग्रेनेड जेब से निकाला और उसे आगे बढ़ रहे चीनियों पर उछाल फेंकने के साथ ही जीप से कूद गया। दूसरा ग्रेनेड उसने जीप पर उछाल फेंका। अचानक भारी गोला बारूद से भरे ट्रक को देखकर मनोज की आंखों में खूनी चमक आ गई। ओह, शायद यह ट्रक अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँचा है। मुझे इसे तहस नहस करना होगा। चौकी में उसके अनुमान से बहुत कम सैनिक थे जिन पर गोलियां बरसाता हुआ वह हेलीकॉप्टर की ओर लपका। शायद इनके अधिसंख्य सैनिक मोर्चे पर गए हैं और ये हेलीकॉप्टर उन्हें ट्रक से में भरा गोला बारूद पहुंचाने के उद्देश्य से आया है, लेकिन अब ये हमारे काम आएगा। हेलीकॉप्टर की ओर भाग रहे एकमात्र सैनिक को उसने गोलियों से भून डाला। अगले ही पल एक और हथगोला निकालकर उसने चौकी पर उछाल फेंका। आ जाइए सर, रास्ता साफ है। मेजर संजय शीघ्रता के साथ उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक मनोज को उछल जाना पड़ा। आह मनोज! अगले ही पल मनोज की गन गर्ज उठी। उफ, यह तुमने क्या किया मूर्ख! कर्नल साहब को दिया वचन पूरा किया है सर। मुझे आपको सुरक्षित भारतीय सीमा में पहुंचाना है। जल्दी कीजिए सर, मेरे पास समय कम है। दोनों ज्यों ही हेलीकॉप्टर पर सवार होने लगे, वह मनोज सैनिकों का एक लड़ाकू दस्ता टैंक व एयरक्राफ्ट गन के साथ इधर ही आ रहा है। अभी वह दूर है सर, जल्दी कीजिए। मनोज ने हेलीकॉप्टर हवा में उठा दिया और फिर एक हथगोले उसने नीचे गोला बारूद भरे ट्रक पर खींच मारा। परिणाम स्वरूप ट्रक एक भीषण धमाके के साथ फट गया। फिर वायरलेस पर उसने भारतीय सीमा के अधिकारियों को संदेश प्रसारित किया। हाँ, हेलो सर, मेरा मिशन सफल रहा सर। आप भारतीय सीमा पर मेडिकल एड तैयार रखिए। मेजर साहब घायल है, ओवर एंड ऑल। उसी पल नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन द्वारा फायर किया गया। मनोज ने बहुत बचाने की चेष्टा की, लेकिन अंततः बम हेलीकॉप्टर से छू ही गया। मनोज के चेहरे पर खून उतर आया, कनपटियां सुर्ख हो उठी उसकी। उफ, अगर इस समय मेजर साहब मेरे साथ न होते तो इस हमले का मजा मैं तुम्हें चखाता कुत्तों। पर शीघ्र ही वह उन गनों की रेंज से दूर हो गए। पैरासूट बांध लीजिए सर। पैरासूट क्या मतलब? क्या हम हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतार रहे हो? मेरे पास समय बहुत कम है सर। हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी है जो धीरे धीरे फैलती जा रही है। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर वक्त खराब मत कीजिए सर। मुझे अभी एक महत्वपूर्ण कार्य निपटाना है और आपको इस धरती माँ की कसम सर, आप मुझे रोकेंगे नहीं। आगे एक शब्द भी और नहीं कहेंगे आप। मेजर को जबरन पैरासूट बांधना पड़ा। फिर कूद जाइए सर, हम भारतीय सीमा के ऊपर है। लेकिन मनोज, जाइए सर। ओह, कुछ ही देर में मेजर का पैरासूट खुल गया और वह आरामपूर्वक नीचे जाने लगा। न जाने वह क्या करना चाहता है। उधर मनोज ने अपना हेलीकॉप्टर वापस चौकी नंबर 6 की तरफ मोड़ लिया था। चौकी से कुछ दूरी पर वह पैरासूट बांध चुका था। फिर इससे पहले कि चौकी नंबर 6 के सैनिक कुछ समझ पाते, मैंने हेलीकॉप्टर को 150 डिग्री के कोण पर सेट करके छोड़ दिया है। अब यह सीधा चौकी पर जाकर गिरेगा। दुनिया की कोई ताकत उस चौकी को ध्वस्त होने से नहीं बचा सकती। मनोज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। एक गगनभेदी धमाका गूंज उठा। हेलीकॉप्टर के साथ ही चौकी नंबर 6 की धज्जियां उड़ गई।
फिर अगली सुबह भारतीय सीमा पर पड़ने वाली सूर्य की प्रथम किरणों में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को किसी के पांव बर्फ में से झांकते हुए दिखाई दिए। अरे! और जब बर्फ हटाई गई तो उसमें से मनोज की लाश बाहर निकली, जिसने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बर्फ की कब्र में देश का एक महान सिपाही सदा के लिए सो गया। अनायास ही भारतीय सैनिकों को हाथ उस बहादुर इंसान को सैल्यूट देने के लिए उठ गए थे। समाप्त।